हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 50 MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज। यहाँ पे स्कैडा और PLC पे बेस्ड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और सारे क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। तो ये सीरीज आपके बहुत हेल्प करेगी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए और जो आपका UP PLC JEE का एग्जाम है उसके लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 3-4 लेक्चर यानी 3-4 वीडियो MCQ सीरीज के पोस्ट किए हैं PLC पे, स्कैडा पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। तो आप उनको भी जाकर सॉल्व करिए। और उसके पहले मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी MCQ सीरीज लगाने के पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर करिए। तो उसके लिए मैंने माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका PLC, स्कैडा सब पे वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए। उनको देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कैडा? स्कैडा का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कैडा का फुल फॉर्म बेसिकली है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम है जो कलेक्ट करता है डेटा को, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को कुछ सपोर्टिव कंट्रोल इक्विपमेंट की हेल्प से और जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन है उनको परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है और ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ उससे आपको अदर क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझिए। तो स्कैडा का फुल फॉर्म है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो इसका आंसर हो गया B, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अब ये सुपरविजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन किस टाइप का सिस्टम है? तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कलेक्ट करता है डेटा को, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को कुछ सपोर्टिव कंट्रोल इक्विपमेंट की हेल्प से, कुछ डिवाइसेस की हेल्प से। और ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करने के बाद बेसिकली इसका यूज किया जाता है ऑटोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यानी बड़े बड़े प्लांट्स को, बड़ी बड़ी मशीनरीज को, बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को, फैक्ट्रीज को ऑटोमेटिक करने के लिए हम स्कैडा का यूज करते हैं। तो इसका आंसर B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, DCS। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा DCS क्या है? DCS बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। तो इसका आंसर हो गया A, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कंट्रोल इन स्कैडा इज। स्कैडा सिस्टम में कंट्रोलिंग कैसे होती है? तो उसका आंसर है द कंट्रोल इन स्कैडा इज सुपरविजरी कंट्रोल।
जो स्कैडा में कंट्रोलिंग होती है वो हमारी सुपरविजरी कंट्रोल होती है, क्योंकि जैसा इसका फुल फॉर्म हमें पता है, क्योंकि ये एक सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। यहाँ पे सुपरविजरी कंट्रोल होती है, यानी ये जो सिस्टम है वो पूरे प्लांट को या पूरी फैक्ट्री को सुपरवाइज करता है, और जितने भी एलिमेंट उसमें लगे होते हैं रिमोटली, यानी प्लांट में जो भी सेंसर लगे होंगे, जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे, उनसे डेटा को कलेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं डेटा एक्विजिशन। तो एक्विजिशन करने का मतलब होता है कलेक्ट करना डेटा को। तो स्कैडा सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जो भी सेंसर्स, जो भी डिवाइस, जो भी ट्रांसड्यूसर हमारे फैक्ट्री में लगे होते हैं, उनसे डेटा को कलेक्ट करता है, रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, और उन डेटा की हेल्प से सुपरविजरी कंट्रोल करता है उस फैक्ट्री का या उस प्लांट का। तो इस तरीके से किसी भी फैक्ट्री या प्लांट को ऑटोमेटिक करने के लिए हम स्कैडा सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सुपरविजरी कंट्रोल, और सुपरविजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन का मतलब मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कैडा। स्कैडा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोसेस है, सिस्टम है कि हार्डवेयर है? तो यहाँ देखिए, स्कैडा इज अ प्रोसेस। स्कैडा बेसिकली एक प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि स्कैडा क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है फील्ड इक्विपमेंट से, उन डेटा को एक डेटाबेस में कलेक्ट करता जाता है, और जो रियल टाइम डेटा होते हैं उनकी हेल्प से सुपरविजरी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बी हो गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में और भी कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दी है, वो अपन देख लेते हैं। स्कैडा इज अ प्रोसेस दैट यूजेस नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन, यानी इस प्रोसेस में हम नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, GUI का यूज करते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, कुछ कंप्यूटर्स का यूज करते हैं हाई लेवल प्रोसेस सुपरविजन मैनेजमेंट के लिए, यानी एक हाई लेवल सुपरविजन मैनेजमेंट करने के लिए हम इन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन का, GUI का और कंप्यूटर का। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी इक्विपमेंट का, डिवाइस का यूज करते हैं इसमें, जैसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC, ये PLC है, PLC और PID। तो ये दो इक्विपमेंट का हम और यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्कैडा इज अ प्रोसेस, ये पूरी एक प्रोसेस होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए स्कैडा सिस्टम। इनमें से स्कैडा का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो स्कैडा में, जैसा कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि PLC कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होते हैं स्कैडा में, क्योंकि इनपुट हमें लेना पड़ेगा, आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस सर्वर भी होता है, क्योंकि जो स्कैडा है वो डेटा एक्विजिशन करता है, यानी फील्ड इक्विपमेंट से डेटा लेके एक डेटाबेस में स्टोर करता है, तो डेटाबेस सर्वर भी होगा। तो ये तीनों चीजें इसमें होती हैं, केवल ये नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया डी। इस तरह से आप ऑप्शन से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको इसका फंक्शन नहीं मालूम है, तो भी आप 3 ऊपर के देख के उसका आंसर जो है फाइंड आउट एग्जाम में कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ स्कैडा सिस्टम आर बेसिकली डेटाबेस सर्वर, PLC कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेंसर, एक्चुएटर्स। ये बेसिकली स्कैडा के कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर, इंजीनियर स्टेशन, डेटाबेस सर्वर, PLC कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेंसर, एक्चुएटर्स। तो ये सारे कंपोनेंट जितने भी यहाँ पे लगे होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और सुपरविजरी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन ये जो स्पार्गर कंट्रोल सिस्टम है वो बेसिकली यूज किया जाता है एरेशन और इग्निशन सिस्टम के लिए। तो ये हमारे स्कैडा का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द स्कैडा स्टार्ट?
स्केडा कब से स्टार्ट हुआ था? तो स्केडा बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1960s से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्केडा स्टार्टेड इन 1960। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेन फ्रेम कंप्यूटर वर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। स्केडा 1960 से स्टार्ट हुआ था। 1960 के पहले या 1960 तक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी एनर्जी प्लांट के डेटा को, केमिकल प्लांट के डेटा को, या फिर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के डेटा को स्टोर करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते थे। तो स्केडा स्टार्ट हुआ है 1960s में। इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है When did Windows become the world standard operating system? ये Windows वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना? तो इसका आंसर है 1990s में Windows वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी लेवल्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स स्केडा सिस्टम? एक कॉम्प्लेक्स स्केडा सिस्टम में कितने नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं? तो उसका आंसर है आपका 4 लेवल्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स स्केडा में 4 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है देयर आर 4 लेवल्स इन कॉम्प्लेक्स स्केडा सिस्टम। In complex SCADA architecture, there is wide variety of wire and wireless media. इन कॉम्प्लेक्स स्केडा आर्किटेक्चर, जो भी हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड स्केडा आर्किटेक्चर होता है, उसमें वैरायटी ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया का यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें 4 लेवल होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ और एक्स्ट्रा चीजें भी इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसके अलावा, या फिर इस क्वेश्चन में कोई और आपको ऑप्शंस पूछे जाते हैं, तो भी आप इसका आंसर करेक्टली दे पाओ। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAID? RAID का फुल फॉर्म क्या है? तो RAID बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए परफॉर्मेंस को और रिलायबिलिटी को डेटा स्टोरेज के। यानी RAID का बेसिकली हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव। ये है इसका फुल फॉर्म, या हम इसको कहते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। उसके अलावा इसको हम कहते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, या फिर इसको हम रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि RAID का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है कि क्या है। ये तीनों ही RAID के फुल फॉर्म होते हैं। ये बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे परफॉर्मेंस को और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करती है डेटा स्टोरेज के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डेटाबेस? किसका यूज सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं? तो RAID 5 का यूज करते हैं हम सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डेटाबेस के लिए। क्यों यूज करते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि अगर अपने परफॉर्मेंस को हमको सुपीरियर करना है या अपनी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है डेटाबेस के या डेटा स्टोर करने की, तो उसके लिए हम RAID का यूज करते हैं। और RAID 5 जो है उसका हम यूज करते हैं सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एरर करेक्शन और डेटा लॉस रिकवरी का फीचर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक RAID का, जो कि हमारे RAID 5 में पाया जाता है। इसीलिए सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डेटाबेस के लिए हम RAID 5 का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। जितने भी आंसर मैं आपको दे रही हूँ उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि उन एक्सप्लेनेशन से और क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और उसके आंसर भी आप दे पाओगे। इसीलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन देती जा रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ स्केडा सिस्टम? इनमें से स्केडा का हार्ट क्या है? तो बेसिकली
इनमें से जो स्केडा का हार्ट है वो है हमारा इनपुट आउटपुट टास्क, और यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन दिया है, द हार्ट ऑफ स्केडा सिस्टम इज इनपुट आउटपुट टास्क, क्योंकि पीएलसी, एचएमआई और अलार्म टास्क का तो हम स्केडा के साथ यूज करते ही हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स की हमें जरूरत होती है, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो हार्ट है स्केडा का, वो है इनपुट आउटपुट टास्क। यहाँ पे क्या लिखा है, द इनपुट आउटपुट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड रैक दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय मल्टी कंडक्टर टू द रैक दैट कंटेन पीएलसी प्रोसेसर। जो भी आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं उनमें कुछ मॉड्यूल होते हैं, कुछ रैक होते हैं, और इन मॉड्यूल और रैक में हम बहुत सारे पीएलसी प्रोसेसर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनपुट आउटपुट टास्क जो होता है वो हार्ट होता है स्केडा का। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केडा सिस्टम। इनमें से स्केडा सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो ये आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो एग्जाम्पल है पावर स्टूडियो डीलक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट डज एनसी स्टैंड्स फॉर। एनसी मतलब क्या होता है? तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया है कि पीएलसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है NONC कॉन्टैक्ट। तो एनसी स्टैंड करता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं, NO कॉन्टैक्ट और NC कॉन्टैक्ट। जो आपके NO कॉन्टैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और जो आपके NC कॉन्टैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं उनको हम इस टाइप के सिंबल से, यानी इस कैपेसिटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो NC कॉन्टैक्ट होते हैं उनको हम इस कैपेसिटर सिंबल में जब एक डायगोनल लाइन खींच देते हैं तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका NO कॉन्टैक्ट हो गया और ये NC कॉन्टैक्ट हो गया। जो NO कॉन्टैक्ट होते हैं वो हमारे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, और जो NC कॉन्टैक्ट होते हैं वो हमारे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। और NONC कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम पीएलसी में इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं लैडर लॉजिक डायग्राम में। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार NONC कॉन्टैक्ट बताया है डिटेल में। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नॉमिनल डीसी वोल्टेज गिवन टू पीएलसी। पीएलसी को हम नॉमिनल डीसी वोल्टेज कितना देते हैं? तो बेसिकली पीएलसी में जो सीपीयू होता है उसको हम, सीपीयू को हम 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, और जो आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल लगे हैं, यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल लगे हैं, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को हम 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई देते हैं। इसको 24 वोल्ट की देंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, इनपुट मॉड्यूल को और आउटपुट मॉड्यूल को हम 24 वोल्ट का डीसी वोल्टेज देते हैं, लेकिन आपके सीपीयू को हम 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 वोल्ट, क्योंकि इसमें नॉमिनल डीसी वोल्टेज पूछा गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीएलसी प्रोग्रामिंग टूल। इनमें से कौन सा पीएलसी प्रोग्रामिंग टूल है? तो इसका आंसर है RS Logix 500। ये RS Logix 500 एक पीएलसी का सिमुलेटर है जो एलन ब्रेडले ने बनाया था। इसे हम RS Logix 500 पीएलसी के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, RS Logix 500 फॉर माइक्रो लॉजिक सीरीज का है, और दूसरा है RS Logix 5000 फॉर SCL सीरीज। तो ये दो टाइप के RS Logix हैं जो एलन ब्रेडले ने डिजाइन किए गए थे, जो एलन ब्रेडले ने बनाए थे। ये एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है पीएलसी के लिए। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, एमंग फॉलोइंग विच वन इज द पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग पीएलसी की कॉमनली यूज और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई हैं पीएलसी की। तो मोस्टली 5 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएलसी में यूज की जाती हैं। लैडर लॉजिक डायग्राम, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये 5 पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो है लैडर डायग्राम। तो इसका आंसर हो गया सी, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कैडा सॉफ्टवेयर? इनमें से स्कैडा सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इनमें से स्कैडा सॉफ्टवेयर है RSView32। अब RSView32 क्या है? RSView32 स्कैडा का एक सॉफ्टवेयर है। ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज है जिसको बनाया गया था डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस को स्कैडा के थ्रू। तो किसी भी ऑटोमेशन एप्लीकेशन के लिए हम RSView32 सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं स्कैडा के लिए। तो ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्कैडा का सॉफ्टवेयर है RSView32। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या कंसिस्ट करती है? तो एक एक करके ऑप्शन पढ़िए और उससे आपको आंसर पता हो सकता है। पहला ऑप्शन है, लैडर लॉजिक में वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट और कॉइल्स होते हैं। तो ये ही करेक्ट आंसर है इसका कि जो लैडर लॉजिक डायग्राम होते हैं उसमें वर्चुअल रिलेज होते हैं और कॉइल्स होती हैं। यानी हम जो वर्चुअल रिलेज हैं उनको कॉन्टैक्ट NONC कॉन्टैक्ट के फॉर्म में देते हैं और आउटपुट को हम कॉइल या लैंप के फॉर्म में देते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एग्जामिन ऑन इंस्ट्रक्शन। ये एग्जामिन ऑन इंस्ट्रक्शन पीएलसी लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका सिंबल क्या है? Examine on instruction in PLC language is symbolically represented by what shape? तो examine on हमारा ये कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो NO कॉन्टैक्ट है वो हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। तो जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं उनको हम एग्जामिन ऑन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट इंस्ट्रक्शन इन द पीएलसी लैंग्वेज। ये सिंबल पीएलसी लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल पीएलसी में रिप्रेजेंट करता है OTL आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ पीएलसी द स्कैन टाइम रिफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। स्कैन टाइम क्या कहलाता है पीएलसी में? स्कैन टाइम कहलाता है जिसमें हम एंटायर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैन टाइम। जो पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो बेसिकली पीएलसी के स्कैन टाइम में को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये कहलाता है इनपुट रीड टाइम, पहला वाला इनपुट रीड टाइम कहलाता है, दूसरा वाला कहलाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम और तीसरा पार्ट कहलाता है आउटपुट एग्जीक्यूट टाइम या आउटपुट डिस्प्ले टाइम। तो इन तीनों को मिला के पीएलसी का स्कैन टाइम बनता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि जो पीएलसी का स्कैन टाइम है वो टाइम कहलाता है जिसमें हम एंटायर प्रोग्राम को या टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, द बूलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पीएलसी डायग्राम इज। इस पीएलसी डायग्राम का बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में मतलब पीएलसी प्रोग्रामिंग पार्ट 4 में आपको बताया था कि हम किसी भी लॉजिक गेट को लैडर लॉजिक से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई डायग्राम आपको दिया है तो उसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे लिखना है, और अगर बूलियन रिप्रेजेंटेशन दिया है तो डायग्राम कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये लैडर डायग्राम दिया है और इसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है वो देखिए इनपुट इसके लेफ्ट साइड में दिए हैं और आउटपुट राइट साइड में दिया होता है। ये आउटपुट है
और ये हमारे इनपुट्स हैं। इनपुट को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करिए। ये एक हो गया पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए सी हमारा अलग लगा है और ये तीन इनपुट हमारे एक साथ लगे हैं ग्रुप में। तो सबसे पहले हम सी लिखेंगे। उसके बाद सी इस पूरे फर्स्ट नंबर ग्रुप के सीरीज में लगा है, इसीलिए हम डॉट से इसको सेपरेट करेंगे। दोनों पार्ट को हम डॉट से सेपरेट करेंगे। उसके बाद अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए ये दोनों इनपुट सीरीज में लगे हैं और ए हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, तो पहले हम ए ले लेंगे। दोनों सीरीज में है इसीलिए हम डॉट का यूज करेंगे। और बी हमारा इनपुट एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में है और एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में अगर इनपुट होता है तो हम उसको बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इनपुट हमारे सीरीज में लगे हैं। उसके बाद इन दोनों इनपुट के पैरेलल में हमारा एक डी इनपुट लगा है, पैरेलल में लगा है इसीलिए इससे हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे डी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया और ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से यानी इस इनपुट के सीरीज में है, इसीलिए हम इसको डॉट से कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ई नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द कलर यूज फॉर एनोटाइप स्विच। एनोटाइप स्विच के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? तो हम एनो स्विच के लिए कोई पर्टिकुलर कलर यूज नहीं करते। हम एनो कॉन्टेक्ट को कैपेसिटर सिंबल के फॉर्म में शो करते हैं इस तरीके से, और जो एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई कलर नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया था कि एनो कॉन्टेक्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसी कॉन्टेक्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है टू रीसेट द टाइम फॉर अ पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर हमें पीएलसी के टाइम को रीसेट करना है तो कौन सी कंडीशन सही है इसमें? तो उसके लिए है हमारे पास सी नंबर की कंडीशन, RST इंस्ट्रक्शन विथ टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। हमें जो RST इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमारा पीएलसी का उसके लिए सी ऑप्शन है, RST इंस्ट्रक्शन विथ टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। यानी जो RST इंस्ट्रक्शन है टाइमर एड्रेस के साथ हमें उसे सेट करना होता है, तो आपका जो रीसेट पीएलसी है उसका टाइम रीसेट हो जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है द बिलो रंग वुड रिप्रेजेंट व्हाट बूलियन इक्वेशन। ये जो रंग आपको दी है, ये डायग्राम जो आपको दिया है वो कौन सा बूलियन इक्वेशन बना रहा है? तो इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको हर बार ही बताया है कि इनपुट हम लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और आउटपुट राइट हैंड साइड में शो करते हैं। तो इनपुट कंडीशन हम देख लेते हैं। आउटपुट तो Z है, इनपुट देख लेते हैं। इनपुट हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो जब भी इनपुट सीरीज में लगे होंगे हम उन्हें डॉट से ज्वाइन करेंगे। पहला इनपुट हमारा नॉर्मल फॉर्म में है तो हम X लिख लेंगे, यानी एनो कॉन्टेक्ट के फॉर्म में है। एनो कॉन्टेक्ट के फॉर्म में जब भी इनपुट होता है तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा इनपुट आपका एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में है, यानी Y एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में है। तो जब भी इनपुट एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देते हैं, तो Y बार। तो ये आपका इनपुट हो गए और ये इक्वल टू Z हो जाएगा क्योंकि आउटपुट में Z है। तो ये इक्वेशन कौन सी बनी? हमारी सी नंबर की इक्वेशन बनी। X डॉट, क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, Y कॉमा या बार हम दे सकते हैं, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द पीएलसी वन कैन यूज एक्सपांशन मॉड्यूल। अगर हमें पीएलसी में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को बढ़ाना है तो क्या हम एक्सपांशन मॉड्यूल का यूज करते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू। हाँ, हम एक्सपांशन मॉड्यूल की हेल्प से पीएलसी के इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सोलेनॉइड लैंप मोटर आर कनेक्टेड टू। ये जो सोलेनॉइड होते हैं, लैंप, मोटर, पीएलसी में कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं डिजिटल आउटपुट में, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है द डैश इज मूव टूवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
व्हेन द रिले इज ऑन, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के टूवर्ड कौन सा पार्ट जो है वो मूव करेगा जब रिले ऑन होगा, तो वो पार्ट होगा आर्मेचर, क्योंकि NO-NC कॉन्टेक्ट तो हमारे डायग्राम के फॉर्म में होते हैं, लैडर लॉजिक डायग्राम में, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इनको तो हम ओपन सर्किट को NO कॉन्टेक्ट के फॉर्म में शो कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट को NC कॉन्टेक्ट के फॉर्म में। तो ये लैडर लॉजिक इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका है। रियल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के जो पार्ट्स होते हैं वो है आर्मेचर, और आर्मेचर मूव करेगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए करेंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल, एक करेंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल में करेंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करेंट फ्लो आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइस, क्योंकि करेंट सिंकिंग हो रहा है इनपुट डीसी मॉड्यूल से, तो करेंट कहाँ फ्लो होगा, करेंट फ्लो होगा आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइस, इनपुट फील्ड डिवाइस से आउट ऑफ फ्लो होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एसी आउटपुट फील्ड डिवाइस कैन इंटरफेस टू, एसी आउटपुट फील्ड डिवाइस किससे इंटरफेस कर रहे हैं, तो एसी आउटपुट फील्ड डिवाइस आपको दिख रहे हैं कहाँ हैं, ये हमारे एसी आउटपुट मॉड्यूल हैं और ये हमारे रिले आउटपुट मॉड्यूल हैं। तो जो एसी इनपुट फील्ड डिवाइस हैं वो हमारे दोनों एसी आउटपुट मॉड्यूल से भी इंटरफेस कर रहे हैं और रिले आउटपुट मॉड्यूल से भी इंटरफेस कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग इज, ऑनलाइन और ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, तो उसका डिफरेंस ये है कि जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम स्टोर है उसको एडिट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, इन पीएलसी प्रोग्रामिंग ए रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट, पीएलसी प्रोग्रामिंग में ये रिटेंटिव फंक्शन क्या कहलाता है, तो रिटेंटिव फंक्शन का हिंदी मतलब हमें पता होना चाहिए। रिटेंटिव मतलब होता है याद रखना, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो याद रखे या ऐसा कोई डिवाइस जो चीजों को बाद में भी याद रखे। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में रिटेंटिव फंक्शन मतलब क्या हुआ, रिटेंटिव फंक्शन का मतलब होता है कि अगर पावर कट ऑफ हो जाती है या पावर चली जाती है तो भी अगर कोई प्रोग्राम स्टोर है तो वो रीसेट ना हो, तो ये इसका ई करेक्ट आंसर हुआ। इज नॉट रीसेट, जो भी प्रोग्राम है वो रीसेट ना हो आफ्टर अ पावर साइकिल, यानी अगर पावर कट ऑफ हो गई या पावर डाउन हो गई तो भी हमारा प्रोग्राम एज इट इज रहे, वो रीसेट ना हो, तो ये कहलाता है रिटेंटिव फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर ई है। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आर ओपन व्हेन, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ओपन कब होते हैं, जब इनपुट एनर्जाइज नहीं होता तो वो ओपन की तरह बिहेव करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर दैट अ पीएलसी काउंटर फंक्शन कैन रीच इफ इट यूज अ 16-बिट रजिस्टर, अगर कोई पीएलसी का काउंटर फंक्शन है वो 16-बिट रजिस्टर का यूज कर रहा है तो वो कितने लार्जेस्ट इंटीजर नंबर को रीड कर सकता है, तो उसका आंसर है जो पीएलसी का काउंटर होता है या कोई भी काउंटर होता है वो बेसिकली किसी डेटा टाइप का यूज करता है, तो अगर वो वर्ड डेटा टाइप का यूज कर रहा है यानी वो एक 16-बिट रजिस्टर का यूज कर रहा है तो वो 2⁻16 लार्जेस्ट इंटीजर नंबर को रीड करेगा। तो जब हम 2⁻16 करते हैं तो उसका आंसर आता है 65536, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 65535 लेकिन आंसर 65536 आता है। तो अब आप कहोगे 2⁻16 इक्वल टू यहाँ पे क्यों लिखा है 65535, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी काउंटर काउंट करता है तो वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे हम 65536 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65535, यानी जो काउंटर है वो 0 से लेकर इतना काउंट करेगा, इसीलिए 2⁻16 इक्वल टू लिखा है यहाँ पे ये, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
and NOR function implemented in ladder logic diagram. Ladder logic diagram की हेल्प से NOR function हम कैसे implement करते हैं? तो NOR function का देखिए यहाँ पे ये explanation मैंने दिया है, ये explanation है, ये हमारे पास options हैं। NOR फंक्शन का ये होता है सर्किट सिंबल और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट को लैडर लॉजिक में चेंज करते हैं तो हमें ये लैडर लॉजिक मिलता है। क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो इनपुट 1 और इनपुट 2 को हम NC कॉन्टेक्ट के फॉर्म से शो करेंगे और दोनों डॉट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अब ऑप्शन देखिए क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट इन सीरीज। तो हाँ, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जब हम सीरीज में लगाते हैं तो नॉर गेट बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इनेबल ए जंप टू ए सब रूटीन। यानी अगर हमें किसी सब रूटीन में जाना है, एक शॉर्ट प्रोग्राम में जाना है, जंप करना है, तो किस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम जंप करेंगे सब रूटीन में? तो उसके लिए JMP इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम सब रूटीन में जंप कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्कैडा। स्कैडा के फीचर्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पे देखिए मैंने शो किए हैं फीचर्स ऑफ स्कैडा। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच स्कैडा प्रोवाइड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है जो स्कैडा प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या रन करने के लिए। जैसे कि ये फीचर्स दिए हुए हैं, कंट्रोल फीचर यूजिंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंट्रोल फीचर है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। रियल एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, अलार्म हैंडलिंग, रिसिप्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारे स्कैडा के फीचर्स हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं? तो फर्स्ट, कंट्रोल फीचर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी स्कैडा का एक फीचर है, अलार्म हैंडलिंग भी है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी है। तो इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, लीडिंग स्कैडा प्रोवाइडर कंपनीज आर। इनमें से कौन सी लीडिंग स्कैडा प्रोवाइडर कंपनी है? तो वो आंसर यहाँ पे देखिए, कुछ लीडिंग कंपनीज मैंने बताई हैं कौन कौन सी हैं जो स्कैडा बना रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन ये लीडिंग कंपनी है, सबसे पॉपुलर कंपनीज हैं। वो है सीमेंस, वंडरवेयर, एलन ब्रेडले और जी फैक्यू सिंप्लिसिटी। ये कंपनी है कुछ। तो इनमें से हमारा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सीमेंस ए, ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज स्क्रिप्ट इन स्कैडा। स्कैडा में स्क्रिप्ट क्या कहलाती है? तो बेसिकली स्कैडा में स्क्रिप्ट क्या होता है वो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। स्क्रिप्ट आर बेसिकली अ फंक्शन दैट रिड्यूस द यूजर एफर्ट ऑफ डूइंग द सेम ऑपरेशन इन अ रिपीटेड मैनर। स्क्रिप्ट बेसिकली एक फंक्शन होता है जो यूजर के एफर्ट को रिड्यूस करता है। अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन को या किसी ऑपरेशन को बार बार रिपीट करना है, तो बार बार रिपीट करने में हमें जो एफर्ट लगेगा उसको कम करने के लिए हम स्कैडा में एक स्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? स्क्रिप्ट एक फंक्शन है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या कहलाती है? तो सिंप्लिसिटी मैं आपको बता दूं कि सिंप्लिसिटी स्कैडा का एक पैकेज है। ये बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, व्यूअर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल सर्वर में होता है। यानी डेटा कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वर। यानी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो उसके लिए एक पैकेज बनाया गया है जिसे हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। तो ये ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ए गुड एप्लीकेशन ऑफ टाइम्ड इंटरप्ट इन अ पीएलसी प्रोग्राम वुड बी। टाइम इंटरप्ट कौन सी एप्लीकेशन है पीएलसी प्रोग्राम में? तो वो है ए PID फंक्शनल ब्लॉक। तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTU? RTU का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देखिए, RTU स्टैंड्स फॉर रिमोट टर्मिनल यूनिट, यानी RTU का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो इसका पहला ऑप्शन रिमोट टर्मिनेट यूनिट नहीं होता, बी इसका करेक्ट आंसर है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विच इज जनरली ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड डिवाइस दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स द फील्ड सेंसर विद द प्लांट कंट्रोल एंड स्कैडा। तो ये जो रिमोट टर्मिनल यूनिट है यानी RTU है, ये माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, जैसा हमारा PLC होता है। ये हमारे सेंसर्स, ये हमारे स्कैडा से कनेक्ट होता है और डायरेक्टली फील्ड डिवाइसेस से, यानी जो फील्ड में सेंसर वगैरह लगे होते हैं प्लांट में, उनसे भी कनेक्ट करता है। और तो बेसिकली RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ये जो रिमोट टर्मिनल यूनिट होती है वो एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है फील्ड सेंसर डिवाइस से, यानी जो फील्ड में इक्विपमेंट लगे होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है, और स्कैडा से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। तो RTU बिल्कुल आपके PLC जैसा होता है। PLC भी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, RTU भी आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है। तो इसका भी हम स्कैडा में और ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDE? DDE का फुल फॉर्म क्या है? तो DDE स्टैंड्स फॉर डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। DDE डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, इसका करेक्ट आंसर ए है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सेंडर और रिसीवर के बीच में डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकें। मतलब दो डिफरेंट डिवाइस के बीच में, सेंडिंग और डिफरेंट रिसीविंग डिवाइस के बीच में अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है या उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो हम DTE कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, तो ये कहलाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैडा एंड HMI? HMI और स्कैडा में क्या डिफरेंस है? बोथ आर सेम। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। स्कैडा हमारा एक सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है और HMI हमारा एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। तो दोनों सेम नहीं है। HMI इज नॉट रिलेटेड विद स्कैडा। क्या HMI स्कैडा से रिलेटेड नहीं है? तो बेसिकली ये एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, यानी ये एक स्क्रीन टाइप का है जो अलाउ करता है कि जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर सके किसी भी सिस्टम से या किसी भी सॉफ्टवेयर से या मशीन से। तो HMI तो एक पार्ट है स्कैडा का, ये भी गलत आंसर है। थर्ड, HMI कैन बी ए पार्ट ऑफ स्कैडा बट स्कैडा कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ HMI। HMI स्कैडा का पार्ट है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन स्कैडा HMI का पार्ट नहीं होता। दोनों अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन स्कैडा यूनिट में HMI होता है, लेकिन स्कैडा HMI का पार्ट है, हम ये नहीं कह सकते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है सी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HMI होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, स्कैडा होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो HMI can be a part of SCADA but SCADA cannot be a part of HMI। तो C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन PLC एंड SCADA? PLC में और SCADA में क्या डिफरेंस है? PLC इज अ हार्डवेयर पार्ट। PLC एक हार्डवेयर पार्ट है, while SCADA इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट। SCADA सॉफ्टवेयर पार्ट है और PLC हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये A इसका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पे देखिए पीएलसी के बारे में भी दिया है, स्कैडा के बारे में भी दिया है। मैं दोनों चीजें आपको कई बार बता चुकी हूँ और कई तरीके से बता चुकी हूँ। तो पीएलसी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन स्कैडा एक सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये डेटा रियल टाइम डेटा प्लांट से लेता है, कलेक्ट करता है, डेटाबेस में कंटेन करता है और उससे सुपरविजरी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम। ये दोनों में डिफरेंस है। स्कैडा में बहुत सारे पीएलसी लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पीएलसी इज डिजाइन टू कंट्रोल द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द प्लांट थ्रू ए यूजर प्रोग्राम एंड फुल्ली स्केलेबल एज पर द ऑपरेटर रिक्वायरमेंट। यानी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको फुल्ली स्केलेबल कर सकते हैं। स्कैडा मॉनिटर एंड कंट्रोल मशीन्स, यानी स्कैडा का हम यूज करते हैं मशीन्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के। स्कैडा में बहुत सारे पीएलसी लगे होते हैं, अदर डिवाइसेस लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा एक्विजिशन और सुपरविजरी कंट्रोलिंग करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। पीएलसी हार्डवेयर है और स्कैडा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ए पीएलसी कंसिस्ट ऑफ। पीएलसी क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। पीएलसी में प्रोसेसर यूनिट भी होती है, प्रोग्राम मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट सेक्शन भी होता है, डिस्प्ले डिवाइस भी होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ई। नेक्स्ट है एन नॉर फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन लैडर लॉजिक यूजेस। नॉर फंक्शन लैडर लॉजिक में हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर गेट है। नॉर गेट का आउटपुट हमारा ये आता है और ये नॉर गेट का लैडर लॉजिक डायग्राम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर दो इनपुट हैं और दोनों डॉट से कनेक्ट हैं तो हम सीरीज में दोनों इनपुट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ए इनपुट और बी इनपुट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और दोनों इनपुट हमारे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। और अगर इनपुट हमारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं तो उनको हम एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में शो करते हैं। तो ये एनसी कॉन्टेक्ट हो गया, ये भी एक एनसी कॉन्टेक्ट है। तो दोनों इनपुट को जब हम एनसी कॉन्टेक्ट के फॉर्म में सीरीज में लगाएंगे तो वो हमें एक नॉर गेट देगा। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट इन सीरीज। और इसको पूरा पढ़ने के लिए सारे गेट के रियलाइजेशन हमें लैडर लॉजिक में कैसे करने हैं। अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसका लैडर लॉजिक कैसे हमें बनाना है, वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी पीएलसी प्रोग्रामिंग पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। वहां पे जाके आप देख सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEMA। NEMA का फुल फॉर्म क्या है, तो NEMA का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये NEMA का फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ स्कैडा। कौन सा स्कैडा का एलिमेंट नहीं है, तो स्कैडा कम्युनिकेशन स्कैडा का एक पार्ट होता है, पीएलसी भी स्कैडा का पार्ट है, आरटीयू भी स्कैडा का पार्ट है। केवल मोनो टर्मिनल यूनिट स्कैडा का पार्ट नहीं होती। तो इसका आंसर है बी। तो ये आपके 50 MCQ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उनके एक्सप्लेनेशन दूं और ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिएगा, ये आगे भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे 50 क्वेश्चन का MCQ था, इसको जरूर सॉल्व करिए। और इसी टाइप के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है www.quicklearn.in। इस वेबसाइट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी मिल जाएंगे। तो वहां से आप नोट ले सकते हो। तो जो नोट्स वाली प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, वेबसाइट को भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियोस को भी शेयर करिए। बाय बाय।